Hello guys, welcome back to NCERT Geography series. Today we are here with the 5th episode of class 11th Geography, chapter number 6, Geomorphic Processes. भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस यानी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की शेप और आकृतियां पाई जाती है, उनका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से बल उनके पीछे कार्य करें, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ समझा। हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या कौन से होते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के पीछे कौन से बल कार्य करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, आंतरिक बल, बाह्य बल, अपक्षय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और मास मूवमेंट, अपरदन, निक्षेपण, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं। आज का जो ये 5th एपिसोड है वो इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिट्टी की। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, और मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे मिट्टी क्या होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने और बढ़ने में हेल्प करती है उसे हम मिट्टी बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए खनिज कणों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के गले सड़े अंश, जीव, जल और वायु के मिश्रण से हुआ उसे मृदा संसाधन बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। आप साधारण शब्दों में भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। मिट्टी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता देती है उसे मृदा या मिट्टी बोलते हैं। मृदा या मिट्टी है वो उपजाऊ शक्ति के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। ये उपजाऊ हो सकती है और अनुपजाऊ हो सकती है, फर्टाइल हो सकती है, सर्टाइल हो सकती है। ये आयु के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, नई मिट्टी हो सकती है और पुरानी मिट्टी हो सकती है। रंग के आधार पर ये कई प्रकार की हो सकती है। कलर के बेस पर ये लाल हो सकती है, पीली हो सकती है, भूरी हो सकती है, कई रंगों की हो सकती है ये। इसी तरीके से हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और जो बी पार्ट होगा हमारी क्लास 11th का उसमें हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 6 मुख्य तौर पर वितरित हैं। आपने पढ़ा भी होगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, वन या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो ये मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण कैसे? ये कृषि का आधार है और कृषि हमारे लिए भोजन का आधार है, वनस्पति का आधार है ये। तो मिट्टी संसाधन क्या है और इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, चलिए थोड़ा सा हम निर्माण की प्रक्रिया की तरफ पढ़ते हैं कि इसका निर्माण होता कैसे है। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, इसकी शुरुआत होती है अपक्षय के साथ, यानी चट्टानों की टूट फूट के साथ। अपक्षय या अपरदन के कारकों के द्वारा चट्टानों में विघटन होता है, टूट फूट होती है और चट्टान के अपक्षित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसें शामिल होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये समावेश हो जाता है उन्हीं चूर्ण में। ओके, शुरुआत कहाँ से हुई? अपक्षय से। उसके बाद अपरदन या अपक्षय के कारक हैं उनसे चट्टानों विघटन हुआ और उन्हीं के रंध्रों में कुछ गैसें भी शामिल होती है। वर्षा वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर इन रंध्रों में जल भी प्रवेश कर जाता है, यानी कि गैसें भी हो गई और मिट्टी के उन जो चट्टानों के टुकड़े हैं उसमें जल भी हो गया। इससे उनमें कई निकृष्ट पौधे जैसे काई, लाइकेन ये उगने लगते हैं और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी वहाँ पर उन टुकड़ों में, उन कणों में आश्रय ले लेते हैं। जीव और पौधे के मृत अवशेष भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस के तौर पर ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। प्रारंभ में, शुरुआत में सूक्ष्म घास और फर्न की वृद्धि होती है। बाद में पक्षियों के द्वारा लाए गए बीज से वृक्ष और झाड़ियाँ भी इसी मिट्टी में उगने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती है। बिल बनाने वाले कई प्रकार के जो जानवर है वो उन कणों को ऊपर लाते हैं, यानी कि उसको व्यवस्थित करते रहते हैं। तो इससे जो ये पदार्थ है वो छिद्रमय हो जाता है, स्पंज की तरह हो जाता है और ऐसे मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें धीरे धीरे वायु के प्रवेश के कारण या जल धारण करने की क्षमता है वो विकसित होती है और एक परिपक्व खनिज और जीव उत्पाद मृदा का निर्माण होता है। यानी इसमें कई सारी चीज़ें देखी। चट्टान पेरेंट रॉक है वो आधार है इसका, पहली चीज़। उसके बाद इसमें जल और गैसें शामिल है
तीसरा, इसमें जीव जंतुओं का भी योगदान है, वनस्पति का भी योगदान है, जो किसको, ह्यूमस को बढ़ावा देते हैं। जितना अधिक ह्यूमस होगा यानी कि जीवांश अधिक होंगे उतना ही अधिक वो उपजाऊ शक्ति होगी। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया थी। इसको थोड़ा और आगे हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से कारक कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ पे सॉइल हॉरिजन दिखाया गया है, परतें दिखाई गई है सॉइल की। यहाँ आप देखिए, ये हॉरिजन यानी कि लेयर, इसमें ये सबसे ऊपरी परत है जिसके ऊपर वनस्पति हुई है। इसमें जो पहला ओ हॉरिजन है, ऑर्गेनिक हॉरिजन जिसको बोलेंगे, इसमें वनस्पति या जो पेड़ पौधे हैं या फसलें हैं वो उगाई जाती है। ये ए है, ये जो भाग है ये टॉप मोस्ट सॉइल होती है। जो टॉप सॉइल होती है यही सबसे उपजाऊ होती है। इसमें ऑर्गेनिक और मिनरल्स हैं वो अच्छी तरीके से मिले होते हैं, ए। उसके बाद जो बी है सॉइल प्रोफाइल का, जो बी है ये सब सॉइल कहलाती है, जहाँ तक पेड़ों की जड़ें पहुँची होती है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, हालांकि ये कम उपजाऊ होती है। उसके बाद जो सी है, इसमें वेदरिंग के बाद की पहली प्रोसेस होती है, यानी कि चट्टानों के कुछ बारीक कण होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। तो हम इसे सॉइल हॉरिजन या सॉइल प्रोफाइल कह सकते हैं। तो लंबवत तौर पर अगर मिट्टी देखें तो सबसे ऊपर ऑर्गेनिक हॉरिजन है, उसके बाद टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, और उसके बाद जो सी पार्ट है जो कि पहली प्रक्रिया में होता है, चट्टानों से मिट्टी बनने का पहला चरण होता है जो कम उपजाऊ होता है। यानी ऊपर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जाती है। अब जो मिट्टी निर्माण होता है उनमें कौन से तत्व शामिल होते हैं? इसमें 5 मुख्य तौर पर एलिमेंट्स है वो शामिल होते हैं जब मिट्टी का निर्माण होता है। उसमें खनिज पदार्थ होते हैं वो 40 से 45% होते हैं। ह्यूमस और कार्बनिक जो मटेरियल होते हैं वो 5 to 10% होते हैं। मिट्टी में जल की मात्रा वो 25% होती है। वायु की मात्रा है वो 25% होती है। सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु इत्यादि भी मिट्टी में शामिल होते हैं, उसी का ही भाग होते हैं। मिट्टी को जो निर्माण होता है उसको कई कारक वो प्रभावित करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी कैसे होगी, उसका रंग कैसा होगा, वो उपजाऊ होगी या अनुपजाऊ होगी, तो कई सारे कारक हैं जो उसकी गुणवत्ता को, उसकी बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से जो मुख्य कारक हैं वो हैं ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, पेरेंट रॉक और टाइम। यानी इसमें जीवांश और वनस्पति, धरातल कैसा है, जलवायु कैसी है, चट्टान, मुख्य जो चट्टान है वो कैसी है, पेरेंट रॉक, मूल चट्टान है वो कैसी है, और कितना समय है। ये 5 मुख्य कारक है जो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इनको। सबसे पहले रिलीफ की बात करेंगे, उच्चावच की बात करेंगे। पर्वतीय ढलानों और पहाड़ी इलाकों में मृदा ढाल के कारण पानी के माध्यम से बह जाती है, जिसके कारण मिट्टी की गहराई कम होती है। जैसे उच्चावच का अर्थ है ऊंचाई और नीचाइयाँ, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे पर्वतीय इलाके हैं तो वहाँ ढाल अधिक होता है, ढाल अधिक होता है तो वहाँ पर जो अपक्षय के कारण मलबा प्राप्त हुआ चट्टानों का वो पानी के साथ बह जाएगा। इसलिए पर्वतीय इलाकों में मिट्टी की गहराई कम होती है, कम गहराई तक ही वो मिट्टी अवेलेबल होती है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में मिट्टी की गहराई अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जमाव अधिक होता है। ढाल कम होने के कारण, मंद होने के कारण वहाँ पर अपरदन अधिक है, नहीं हो पाता। इसके साथ ही तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पानी के बहाव के कारण जैव पदार्थों का जमाव भी नहीं हो पाता। तो जो पर्वतीय इलाकों की या ढाल वाले इलाकों की जो मिट्टी होगी उसकी एक तो मोटाई भी कम होगी, दूसरा उसमें जैविक पदार्थ है या महत्वपूर्ण खनिज है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो पानी के साथ बह करके नीचे की तरफ आएंगे और जहाँ पर मंड ढाल होगा वहाँ पर जमा होगा। इसीलिए जो पोषक तत्व है वो मैदानी भागों में अधिक होते हैं। तो उच्चावच भी प्रभावित करता है। दूसरा ये है उच्चावच इस वे से भी प्रभावित करता है, जो ऊंचे इलाके होते हैं जिनकी ऊंचाई अधिक होती है वहाँ पर अपरदन अधिक होता है, वहाँ पर अपक्षय अधिक होता है। और जो नीचे इलाके होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, महाखंड होते हैं, वहाँ पर जमाव, निक्षेपण अधिक होता है, तो वहाँ पर मृदा निर्माण वो अधिक होता है। दूसरा फैक्टर जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है वो है जलवायु, क्लाइमेट।
जलवायु के जो तत्व है उसमें तापमान और वर्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक जो बारिश वाले इलाके होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील रहते हैं और इस कारण जीवांश पदार्थों का, जैविक पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता। वहीं अधिक तापमान वाले इलाकों में मृदा से नमी गायब हो जाती है। तो ये दोनों ही फैक्टर, क्योंकि जहाँ पर सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील होंगे तो जैविक पदार्थ हैं उनका जमाव कम हो पाएगा, तापमान अधिक है तो नमी गायब होगी। तो ऐसे जो इलाके होते हैं वहाँ पर लेटराइट जैसी मिट्टी का निर्माण होता है जो कम उपजाऊ होती है। अब लेटराइट मिट्टी का निर्माण कब होगा? जब तापमान अधिक होगा और बारिश भी अधिक होगी। तो ये जलवायु भी प्रभावित करती है। इसके साथ साथ जहाँ पर बारिश अधिक होती है, जलवायु का ही एक तत्व है, वहाँ पर अपरदन भी अधिक होता है, अपक्षय को भी बढ़ावा मिलता है। तो जलवायु भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है। उसके बाद तीसरा है पेरेंट रॉक, जनक चट्टान या मूल रॉक या मूल चट्टान जिसे हम कह सकते हैं। लाखों वर्षों के पश्चात चट्टानों के टूटने फूटने से जो मलबा या अवशेष प्राप्त होता है उसी से मिट्टी का निर्माण होता है। वास्तव में मिट्टी के निर्माण की प्रोसेस यहीं से शुरू होती है, मूल चट्टानों से, पेरेंट रॉक से ही उनका निर्माण शुरू होता है। तो जो अपक्षय के बाद चट्टानों के टूटने फूटने से जो प्राप्त अवशेष है उसी से मिट्टी का निर्माण हो रहा है। लंबे समय तक रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाओं के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है। अब चट्टान में कैसे गुण थे, किस प्रकार के पोषक तत्व थे, कौन से खनिज थे, वही पोषक तत्व किस में आएंगे? मिट्टी में आएंगे। हम खाना बनाते हैं तो उसका टेस्ट किस पे ऊपर डिपेंड करेगा? टेस्ट सिर्फ मसालों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपने अगर कुछ भी बनाया, डिपेंड करेगा कि हम क्या डाल रहे हैं उसमें। ऐसा ही मिट्टी के जो बहुत सारे गुण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि मूल चट्टानें कैसी थी, इसमें उनके खनिज कौन से हैं वो, प्लस मिट्टी का रंग। जैसे काली मिट्टी है, काला मिट्टी का निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुआ है। जो लावा है उसके जमने के कारण हुआ है, मैग्मा के जमने के कारण हुआ है। तो यहाँ पर उनका रंग काला है और उसमें लोहे की मात्रा या मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। तो चट्टानों के ऊपर भी निर्भर करता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा और उसमें कौन कौन से खनिज तत्व शामिल होंगे। नेक्स्ट जो कारक है, फोर्थ कारक है जो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है वो वनस्पति और जैविक पदार्थ हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले जो भाग होते हैं वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी को पोषणता प्रदान करते हैं। किसी मिट्टी में जितनी अधिक मात्रा में वनस्पति और जैविक पदार्थ होंगे मिट्टी उतनी अधिक उपजाऊ होगी। जितने कम अंश होंगे मिट्टी उतनी ही कम उपजाऊ होगी। रेगिस्तान में जहाँ वनस्पति विहीन होते हैं तो मिट्टी में वो कण नहीं मिल पाते, इसके कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम रहती है। आपने देखा होगा कई बार कृषि करने से पहले कुछ फसलें बो दी जाती है और उसको फिर उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे पौष्टिक या पोषक तत्व है, जो पोषक तत्वों की बात करते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो ये वनस्पति और जैविक पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक मिट्टी में होती है उतनी अधिक वो उपजाऊ भी होती है। फिफ्थ कारक है वो है समय, टाइम। मृदा निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, इसे काफ़ी लंबे समय में होती है। किसी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जितनी पहले शुरू हुई है वह मिट्टी उतनी अधिक पोषक तत्वों वाली होगी। तो मिट्टी की परिपक्वता टाइम के ऊपर भी निर्भर करती है, यानी टाइम भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जितना अधिक समय होगा उतना ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये 5 मुख्य कारक हमने डिस्कस किए जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारा ये सेशन जिसमें हमने मिट्टी के बारे में जाना, मिट्टी क्या होती है, उसका निर्माण कैसे होता है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन भी था। उम्मीद करता हूँ हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।